हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मंत्रा क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो हमारे आज के जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। अब यार ये मैं धन्यवाद क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों? मैं आप लोगों को धन्यवाद इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है करते क्या है। मान लीजिए उन्हें हिस्ट्री पढ़नी है तो यूट्यूब पे सर्च करेंगे जो भी उन्हें पढ़ना होता है टॉपिक। उसके बाद देखते हैं कि किस वीडियो पे कितने ज़्यादा लाइक आ रहे हैं, कितने ज़्यादा व्यू आ रहे हैं एंड कितने ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं। इन सब चीज़ों को देख कर वे वीडियो देखते हैं। बट आप लोगों ने ये चीज़ देखा कि हमारे वीडियो पे ना इतने ज़्यादा व्यू है, ना इतने ज़्यादा लाइक्स है, ना कमेंट है। इसके बावजूद भी आप लोग ये वीडियो देखने हैं। इसका मतलब ज़रूर है कि आप मानते हैं यार हो सकता है इसके कंटेंट में दम हो सकता है मुझे यहीं से समझ में आ जाए। तो आपकी सोच के लिए दोस्तों मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। एंड अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए बात कर लेते हैं तुर्क आक्रमण के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं सबकी शुरुआत होती कैसे है। होता क्या है, एक सामान्य साम्राज्य होता है तुर्की देश में। एक बहुत बड़ा राजवंश होता है, बहुत दूर दूर तक जिसका विस्तार फैला हुआ होता है। यहाँ का राजा कौन होता है, शासक कौन होता है? यहाँ का शासक अब्दुल मलिक नाम का एक व्यक्ति होता है, वो यहाँ पे शासन कर रहा होता है, राजा होता है। अब राजा है तो इसका कोई ना कोई गुलाम भी रहा होगा। एक अलप्तगीन नाम का व्यक्ति जो होता है इसका गुलाम होता है। अब होता क्या है दोस्तों, एक बार होती है इन लोग की समर वेकेशन। अब गर्मी की छुट्टियाँ हुई, जैसे हम लोग 2.5-3 महीनों से घर में पड़े पड़े बोर हो रहे हैं कोरोना की वजह से, तो ये भी बोर होते हैं। अलप्तगीन भाई साहब अपने कहते हैं चलो कहीं घूम के आते हैं। अब ये भाई साहब घूमने जाते हैं, बगल में अफगानिस्तान का प्रदेश है, वहाँ पे घूमने जाते हैं सेंट्रल अफगानिस्तान के एरिया में। और देखते क्या है वहाँ पे कि यार यहाँ पे तो कोई शासन ही नहीं कर रहा, यहाँ पे तो कोई सत्ता मतलब स्थापित ही नहीं है। फ्री एकदम डेमोक्रेटिक तरीके से लोग रह रहे हैं। तो तभी वहीं से उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि चलो हम यहाँ पे अपनी सत्ता स्थापित करते हैं, अपना शासन जमाते हैं। और फिर उन्हीं के द्वारा 962 ईस्वी में तुर्क साम्राज्य की नींव डाली गई, स्थापना करी गई। और दोस्तों गजनी वंश की भी स्थापना जो है अलप्तगीन जी के द्वारा ही करी गई। इसे दोस्तों हमें 3 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि तुर्क साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा करी गई? अलप्तगीन के द्वारा। गजनी वंश की शुरुआत किसके द्वारा हुई? अलप्तगीन के द्वारा। एंड किस साल में तुर्की वंश की स्थापना हुई, तुर्की साम्राज्य की स्थापना हुई? वो 962 ईस्वी में। ठीक। अब होता क्या है, इसका भी एक गुलाम होता है, सुबक्तगीन नाम का व्यक्ति इसका गुलाम होता है। एंड उसके बाद फिर क्या होता है, इसने अपनी बेटी का जो विवाह है वो सुबक्तगीन से ही कर दिया। एंड दोस्तों 962 ईस्वी में जो इसने साम्राज्य स्थापित किया और अगले ही साल 963 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब भाई साहब सुबक्तगीन के तो दोनों हाथों में लड्डू, बेटी से विवाह भी हो गया और दहेज में सब राजपाट भी मिल गया। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण। तो दोस्तों भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण किसके द्वारा किया गया? उसका आंसर क्या होगा? सुबक्तगीन। एंड दोस्तों किस ईयर किया गया, किस सन में किया गया, किस वर्ष किया गया? तो उसका आंसर दोस्तों क्या होगा? 977 ईस्वी से 78 ईस्वी। आपको ऑप्शन में जो भी मिल जाए आप उसको टिक करिएगा। एंड राजा भी पूछ लेता है दोस्तों, पहला तुर्क आक्रमण किस राजा के विरुद्ध हुआ, किस राजा के खिलाफ हुआ? तो उसका आंसर क्या होगा दोस्तों? राजा जयपाल के खिलाफ जो होता है पहला तुर्क आक्रमण होता है। तो दोस्तों इससे हमें क्या क्या क्वेश्चन देखने को मिले? सबसे पहला क्वेश्चन देखने को मिला कि तुर्क साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा करी गई? उसका आंसर क्या होगा दोस्तों? अलप्तगीन। गजनी वंश की शुरुआत किसके द्वारा करी गई? उसका भी आंसर दोस्तों क्या होगा? अलप्तगीन। एंड अगर आपसे ईयर पूछ ले कि किस ईयर में तुर्की साम्राज्य या गजनी वंश की स्थापना हुई, तो उसका आंसर होगा 962। इसके बाद जो सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, जो सीजीएल 2019 का भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण किसके द्वारा किया गया, तो उसका आंसर क्या होगा? सुबक्तगीन के द्वारा भारत पर पहला तुर्क आक्रमण किया गया। एंड किस ईयर किया गया? तो ईयर आपको 2 दिखाई पड़ रहे होंगे, आपको जो भी ऑप्शन में मिल जाए आप उसे टिक करिएगा। एंड राजा पूछ ले तो राजा जयपाल के खिलाफ जो है ये पहला आक्रमण होता है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं सुबक्तगीन के पुत्र मोहम्मद गजनवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें महमूद गजनवी की तो इसका कार्यकाल शुरू होता है 998 ईस्वी में और इसकी मृत्यु होती है 1030 ईस्वी में। होता क्या है दोस्तों, 997 ईस्वी में सुबक्तगीन की मृत्यु होती है और 998 ईस्वी में जो कि महमूद गजनवी इसका बेटा होता है वो गद्दी पर बैठता है। दरअसल आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, महमूद गजनवी का नाम आपको कहीं कहीं पे महमूद गजनी भी लिखा मिलेगा, तो इस चीज़ से बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। ये एक ही व्यक्ति के 2 नाम हैं। कुछ बुक्स में आपको महमूद गजनवी पढ़ने को मिलने वाला है एंड कुछ बुक्स में आपको महमूद गजनी पढ़ने को मिलने वाला है। इसीलिए दोस्तों हम लोगों ने जो नोट्स बनाए उसमें आपको दोनों नाम दे दिए हैं कि इस चीज़ में आप बिल्कुल कन्फ्यूज मत होइए, ये दोनों अलग अलग व्यक्ति के नेम हैं। अब आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं पहले, फिर इसके जो आक्रमण जिसने भारत पर प्रमुख आक्रमण किए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसकी राजधानी क्या थी दोस्तों? गजनी। और ये सेकंड पॉइंट दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इससे बहुत बहुत बार आप देख सकते हैं, आप पिछली बार सीजीएल 2018 और 2019 दोनों में लगातार ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा मुस्लिम शासक था, प्रथम मुस्लिम शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण करी? तो इसका आंसर दोस्तों महमूद गजनी होगा।
ध्यान रखिएगा, और अगर महमूद गजनवी मिलता है तो आप उसको टिक करिए। तो अब जान लेते हैं सुल्तान होता क्या है। सुल्तान दोस्तों खलीफा के बाद सर्वोच्च पद माना जाता है। जैसे आप मान सकते हैं पहले सीएम है, उसके बाद डिप्टी सीएम है, इसी तरीके से जो नीचे आते जाते हैं विधायक हैं इसके बाद, तो उसी तरीके के जो सुल्तान होता है खलीफा के बाद सर्वोच्च पद होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसे ये पद जो है दिया किसने, इसे पद जो दिया है, प्रदान किया गया है, वो बगदाद के खलीफा कादिर के द्वारा इसको दिया गया है। उन्होंने ही इस पद को मान्यता दी है। चलिए इसके कुछ जो उपनाम है साथ में उपाधि जो इसने धारण करी है उसको जान लेते हैं। इसने सबसे पहले यमुनुद्दौला की उपाधि धारण करी, जिसका मतलब होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ। यानी दाहिना हाथ समझ सकते हैं आपके शरीर के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। एक तरीके से कह सकते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट जो अपने साम्राज्य का जो हिस्सा था वो ये था। दूसरे इसने इस उपाधि कौन सी धारण करी, गाजी की, मतलब धर्म युद्ध में विजेता। ठीक, और तीसरी इसकी उपाधि क्या थी, बुत शिकन, यानी मूर्ति भंजक। दोस्तों इसे मूर्तियों से बहुत बड़ी दुश्मनी थी। ये जहां कहीं भी अगर हमला किया है इसने, तो अगर मूर्तियों को देखा है तो उन्हें जरूर तोड़ा है। आप सोमनाथ मंदिर का हमला देखेंगे तो इसने उनकी मूर्तियों को तोड़ तोड़ के टुकड़े टुकड़े करके जगह जगह तक भेज दिए थे। अब उसने ऐसा किया क्यों? होता क्या है दोस्तों, इस्लाम धर्म में मूर्तियों की पूजा पर प्रतिबंध लगा हुआ है, इसलिए इसे उन मूर्तियों से बहुत ही ज्यादा दुश्मनी थी। एक तरीके से कह सकते हैं घृणा सी इसे मूर्तियों से होती थी कि अगर कहीं भी मूर्तियां देख लेता था तो उन्हें तुरंत तोड़वा देता था। तो इसलिए इसे मूर्ति भंजक भी कहा गया है। एंड दोस्तों इसने महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए लगातार बिना रुके। हर ईयर अप्रॉक्स 1-2 ईयर तो आने जाने में ही लग जाते थे। तो आप एक समझ सकते हैं इसका जो 32 साल का कार्यकाल है इसमें उसने 17 बार आक्रमण किए। तो सोच सकते हैं आप कितने मतलब विकराल रूप इसने अपना दिखाया हुआ है। अब दोस्तों इसके आक्रमणों का उद्देश्य क्या था? इसके आक्रमणों के वैसे तो मेन उद्देश्य ये माना जाता है कि इसका जो मूल उद्देश्य यही था कि इस धन संपत्ति को लूटना था। लेकिन दोस्तों इसका एक उद्देश्य और माना जा सकता है, ये इस्लाम धर्म का थोड़ा बहुत प्रचार प्रसार भी करता था। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका जो एक मूल उद्देश्य क्या होता था, धन संपत्ति को लूटना। चलिए अब इसके जो 17 आक्रमणों में से कुछ प्रमुख आक्रमण हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, आइए उनको देखते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें उसके प्रमुख आक्रमणों की, जो उसका पहला आक्रमण हुआ था वो 1000 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों कुछ बुक्स में आपको इसका 1001 भी देखने को मिल सकता है पहला आक्रमण। इस वजह से मैंने दोनों ऑप्शन लिख दिए, आपको एग्जाम में जो ऑप्शन मिले आप उसे टिक करिएगा। अब ये आक्रमण करता कहाँ पे? ये आक्रमण पंजाब के पेशावर में करता है। जैसा कि मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि पाकिस्तान का पूरा हिस्सा और अफगानिस्तान का कुछ भाग भारत में ही तब शामिल था, इस वजह से पेशावर भी भारत का ही हिस्सा था। तो पेशावर में राजा कौन होता है? राजा जयपाल होते हैं। उसने आक्रमण किया और बहुत आसानी से जो है राजा जयपाल को पराजित कर देता है। भाई साहब उसे तो केवल धन दौलत से मतलब था। मोहम्मद गजनवी क्या करता है, उससे धन दौलत जितना चाहिए होता है ले लेता है और उसके बाद उसको छोड़ देता है कि बेटा जाओ माफ़ किया। लेकिन ये जो जयपाल भाई साहब थे अपने, ये बहुत ही ज़्यादा स्वाभिमानी आदमी थे। ये कर लेते हैं आत्महत्या। अपने बेटे आनंद पाल को जो है सौंप देते हैं राजपाट, कहते हैं बेटा तुम संभालो, हम तो जा रहे हैं ऊपर। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलने वाला है, क्योंकि ये अप्रॉक्स 3 से 4 बार पूछा भी गया है कि किस राजा ने मतलब अपमानित महसूस कर कर आत्महत्या कर ली थी। तो उसका क्या होगा आंसर? जयपाल। एंड दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो हमारी नेक्स्ट क्लास है दोस्तों उसे बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उस क्लास में हम आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या जितने भी क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में पूछे गए वो सारे के सारे दोस्तों आपको कराए जाएंगे इन 2 टॉपिक्स के, तुर्क आक्रमण और अरब आक्रमण के जितने भी क्वेश्चन है वो आपको सारे नेक्स्ट क्लास में कराए जाएंगे। अब आइए बात करते हैं इसका जो अगला आक्रमण था इंपॉर्टेंट, वो है 1005 ईस्वी में अब्दुल फतेह, जिसका निकनेम क्या था? दाऊद के खिलाफ किया था। हाँ ये बम्बई वाले दाऊद नहीं है, ये तब के दाऊद थे, अब्दुल फतेह नामक व्यक्ति। और कहाँ किया था? मुल्तान। मुल्तान से तो आप भली बात परिचित होंगे, खासकर जो क्रिकेट के फैंस हैं। जी हाँ दोस्तों, वीरेंद्र सहवाग ने क्या मारा था यहाँ पे? ट्रिपल सेंचुरी मारी थी, 300 रन ठोके थे पाकिस्तान के खिलाफ। इसका जो अगला आक्रमण होता है वो 1008 ईस्वी में होता है। किसके खिलाफ? आनंद पाल। दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, जो आनंद पाल होता है वो जयपाल का पुत्र होता है। और कौन से स्थान पर? ये उन्द नामक स्थान पर दोस्तों आक्रमण होता है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो अगला मुख्य आक्रमण है वो 1014 ईस्वी में ये चक्र स्वामी मंदिर को दोस्तों इसने लूटा था। क्योंकि ये मंदिर भी सोमनाथ के बाद जो है काफी ज्यादा फेमस मंदिर था। दोस्तों यहाँ से एक चीज और समझ में आती कि यार ये आक्रमण मंदिर में ही क्यों करता था ज्यादातर। होता क्या था दोस्तों, पहले के हमें जो हमारे देश को सोने की चिड़िया तो कहा ही जाता था। बहुत पैसा था यहाँ पे, जितना सोना चांदी आजकल भी देखते होंगे मंदिरों में जितना ज़्यादा चढ़ाया जाता है। तो इसलिए दोस्तों महमूद गजनवी ने जब सोचा कि हमें भारत से पैसा लेना है, अब वो पैसा कैसे लेगा? घर घर जाके तो लूटेगा नहीं।
इसलिए उसने मंदिरों को निशाना बनाया। इससे उसके दो काम होंगे, एक तो जैसा कि मैंने अभी बताया उसका नाम मूर्ति भंजक था, उसे मूर्तियां भी तोड़नी थी, और दूसरा सबसे ज्यादा पैसा उसे मंदिरों से मिलने वाला था, इसलिए उसने मंदिरों को अपना पहला निशाना बनाया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो अगला आक्रमण है उसने 1018 ईस्वी में राजा राज्यपाल के खिलाफ, जो कि कन्नौज का राजा था, वहां पर आक्रमण किया और वो अपनी राजधानी छोड़कर भाग गया। भाई साहब, इससे तो मूड हो जाता है खराब मोहम्मद गजनवी साहब का, क्योंकि यार वो मारते नहीं थे, उनका सीधा सा फंडा था कि आप हमें पैसे दीजिए, हम आपको छोड़ देंगे। और दोस्तों यहाँ से आपको एक चीज और देखने को मिले कि जो 1021 ईस्वी है, वहां पे एक राजा थे जो चंदेल वंश के शासक थे। वो क्या करते हैं, इसको देते हैं मार, राजा राज्यपाल का मर्डर कर देते हैं कि यार बताओ, तुमको सामना करना चाहिए, तुम भागे जा रहे हो। इस वजह से 1021 ईस्वी में जो है उन पर जब आक्रमण होता है, राजा राज्यपाल को जिन्होंने मारा था, इनका नाम दोस्तों आपको दो नाम मिलने वाले हैं। एक का नाम आपको कहीं कहीं मिलेगा विद्याधर, और दोस्तों दूसरा नाम आपको कहीं कहीं मिलेगा गंगाधर भी देखने को मिलेगा। वैसे वो राजा का जो नाम है ज्यादातर आपको विद्याधर ही पढ़ने को मिलने वाला है। तो जब 1000 ईस्वी में विद्याधर पर जब हमला करता है तो वो उसे छोड़ देते हैं, उसके साथ संधि कर लेते हैं कि आपने जो है हमारी मदद करी, मतलब एक तरीके से उससे प्रसन्न होकर कि आपने जो है राजा को मार दिया है, तो इस वजह से आप हमें टैक्स देते रहिए, हम आपको कुछ नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो अगला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वो है सोमनाथ पर आक्रमण। सबसे जो उसका भीषण एक तरीके से आक्रमण कह सकते हैं 1025 से 26 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों ये बहुत ही बड़ा आक्रमण था, मतलब उसने, आप समझ सकते हैं इतना ज्यादा उसने वहां पे सारी मूर्तियों को, सोमनाथ की जो मूर्ति थी उसको तोड़ तोड़ कर टुकड़े करके अपने जो आसपास के देश थे उनमें वहां पे भिजवा दिए थे। और यह मोहम्मद गजनवी का 16वां आक्रमण था दोस्तों। वहां का शासक इस समय कौन था, भीम प्रथम शासक था। कि होता क्या है दोस्तों, जब वो वहां से लूट कर संपत्ति लौट रहा होता है तो जाटों ने कुछ उस पर आक्रमण कर दिया था एंड उसकी बहुत सारी संपत्ति लूट ली थी। तो उस समय तो उसके पास कोई ऑप्शन था नहीं भागने के अलावा, क्योंकि दोस्तों अब जब उसके पास हाथ में पैसा है तो थोड़ा सा डरा हुआ भी था। एकदम से अचानक से उस पर जब हमला हुआ तो इस वजह से वो थोड़ा घबराया हुआ था, और जितने भी मतलब आधी से संपत्ति, समझ लीजिए आप आधी संपत्ति उसकी जाटों ने लूट ली थी। भैया वापस चला जाता है अपने गजनी प्रदेश, और वहां से वो फिर क्या करता है, अपने अंतिम आक्रमण की तैयारी करता है, जो किसके खिलाफ करता है, जाटों के खिलाफ। जाटों के खिलाफ उसका जो है अंतिम आक्रमण होता है, क्योंकि उन्होंने उसकी संपत्ति लूटी थी, और उसे आसानी से वो जीत लेता है। तो दोस्तों ये उसके उसके प्रमुख आक्रमण थे जो कि मैंने आपको बताए हैं। अब चलिए उसके जो मुख्य दरबारी हैं, 2-3 दरबारी जो भी आपको देखने को मिलने वाले हैं एग्जाम में, आइए उनके बारे में जान लेते हैं। या दोस्तों अगर हम बात करें इसके प्रसिद्ध दरबारी विद्वानों के बारे में, तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट 3 देखने को मिलने वाले हैं। कौन कौन से, अलबरूनी, उद्बी और फिरदौसी। अलबरूनी का तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या पार्ट है, ये तहकीके हिंद या किताबुल हिंद नाम की जो पुस्तक थी, ये इसके द्वारा लिखी गई है। दोस्तों एक चीज़ और देख लीजिए, ये दोनों पुस्तक जो है, मतलब ये दोनों नाम एक ही पुस्तक हैं, अलग अलग पुस्तक नहीं है, क्योंकि इस चीज़ में भी कन्फ्यूजन हो जाता है यार, ये तहकीके हिंद अलग है और किताबुल हिंद अलग है। ये एक ही पुस्तक के दो नाम है। ठीक है दोस्तों, ये किस भाषा में, अरबी भाषा में। ये इसमें पूरा भारत के विस्तार के बारे में मतलब बताया गया है कि भारत का राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आदि दशा कैसी है, कैसे क्या है, इस सब के बारे में वर्णन दिया हुआ है इस बुक में। अगला जो है उद्बी, यह भी एक इतिहासकार था। इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तारीख यामिनी और किताबुल यामिनी। ये एक ही पुस्तक का, ये भी दोस्तों एक ही पुस्तक के दो नाम है। और एक चीज में और कंफ्यूज मत होइएगा, ये अलबरूनी ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था किताबुल हिंद, और इसने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था किताबुल यामिनी। ठीक है दोस्तों, और ये भी अरबी भाषा में ही लिखी हुई थी। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए वो है फिरदौसी। इसके बारे में एक चीज और खास बात है दोस्तों जो पूछी जाती है कि ये जो है बिना भारत आए ही इसने भारत के वर्णन किया था। यानी ये ऐसा पूछ लिया जाता है क्वेश्चन ये कि ऐसा कौन सा मतलब कवि है या ऐसा कौन सा लेखक है जिसने भारत में बिना आए ही भारत के बारे में वर्णन किया। तो दोस्तों ये फिरदौसी है, या इसे पूर्व का अमर होमर कहा जाता है, क्योंकि अमर होमर मतलब जिसने शाहनामा पुस्तक लिखी थी फारसी में। तो दोस्तों ये भारत में आया भी नहीं था, इसने भारत के बारे में वर्णन किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम जो हमारा अगला टॉपिक है यानी मोहम्मद गौरी, उसके बारे में पढ़ते हैं। जो हमारा मोहम्मद गजनवी का टॉपिक था यहाँ से समाप्त होता है, और इसके बारे में अब कुछ भी दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा नहीं है मुझे लगता। कोई भी अगर आपको लगता है मैं छोड़ दिया है मैंने पॉइंट, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। एंड हमने पूरी कोशिश करी है दोस्तों कि इसका छोटे से छोटा पॉइंट भी आप तक मैं जरूर पहुँचा सकूँ। चलिए अब अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी मोहम्मद गौरी के बारे में बात करें। दोस्तों अगर हम बात करें गौर साम्राज्य की, तो इसके बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बता देता हूँ। होता क्या है, जब जो मोहम्मद गजनवी का जो गजनी साम्राज्य का समाप्त होता है, यानी 1030 में जब उसकी मृत्यु होती है, तो जो उसका साम्राज्य था वो पूरा बिखर जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है। और ये गौर साम्राज्य उसके ही अधीन था, उसके ही अंडर में था।
तो दोस्तों जब ये मोहम्मद गजनवी की हो गई मृत्यु, तो ये अपने आप को समझने लगते हैं कि अब तो हम फ्री हैं, और ये अपने आप को उससे अलग कर लेते हैं और खुद का एक गौर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। यह था कहाँ, ये दरअसल गौर राज्य जो है ये देखिए गजनी साम्राज्य के अधीन ही था, हिंदू कुश की पहाड़ियों में स्थित था दोस्तों। और इनके ये टोटल 7 भाई थे, जिनमें से एक जो हमारे सिलेबस के लिए है मोहम्मद गौरी। इसके एक भाई ने क्या किया था, अलाउद्दीन हुसैन, इसका नाम जहां सोच भी है इसका निकनेम, क्योंकि जहां सोच का मतलब होता है विश्व को जलाने वाला, यानी विश्व को दाहक। इसने गजनी पर आक्रमण किया था दोस्तों, और गजनी राज्य को जला दिया। दोस्तों आप जैसा कि देख सकते हैं, आपने पढ़ा होगा जो 7 दिन तक लगातार दोस्तों ये गजनी राज्य जलता रहा था, 7 दिन तक। इसका ही एक भाई हुआ है जो कि आगे चलकर मोहम्मद गौरी कहलाया है। तो चलिए इसके बारे में अब और देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें मोहम्मद गौरी की, तो जो इसका रियल नेम होता है वो मोहम्मद बिन साम होता है दोस्तों। भारत में ये गौरी नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका जो आप जब भी कभी देखेंगे रियल नेम, तो वो इसका मोहम्मद बिन साम होता है। एंड भारत में जो इसका पहला आक्रमण होता है वो 1175 ईस्वी में करता है मुल्तान पर। दोस्तों पिछली क्लास में मुझसे किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कमेंट बॉक्स में कि सर इसने पाकिस्तान पर हमला क्यों किया था, एंड वो हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। दोस्तों मैं आप लोग को एक चीज़ मैं बार बार बताता हूँ, ये जो पाकिस्तान का हिस्सा है तब भारत के अंदर ही आता था। ये जितना भी सिंध प्रदेश है और साथ में मुल्तान, ये सब भारत के अंदर ही आता था। अफगानिस्तान का भी जो कुछ हिस्सा ये भारत के अंदर ही था। ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। एंड अब देखते हैं जो हमारा अगला युद्ध है, मतलब मोहम्मद गौरी ने जो अगला हमला किया था 1176 ईस्वी में राजस्थान के कच्छ पर किया था, और इसे बहुत इजीली जीत लेता है दोस्तों। और इसके साथ ही जो उसकी सेना होती है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है दोस्तों। और उसके बाद वो अगला हमला 1178 ईस्वी में भीम द्वितीय से करता है, युद्ध करता है। और भीम द्वितीय के पास भी दोस्तों बहुत ही बड़ी सेना होती है, लेकिन फिर भी जो है भीम द्वितीय की हार होती है और गौरी इस युद्ध को जीतता है। इसके बाद दोस्तों वो लगातार हमले करता रहता है भारत पे। 1179, 1181 और 1183 में 3 लगातार हमले करके वह गुजरात और राजस्थान के पूरे पार्ट को कवर कर लेता है, यानी अपने कब्जे में ले लेता है। इसके बाद दोस्तों जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो 3 युद्ध यो वो है, उसमें से पहला है तराइन का प्रथम युद्ध, जो 1191 ईस्वी में हुआ दोस्तों, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को बुरी तरह पराजित किया। इस युद्ध में होता क्या है दोस्तों, जब गौरी और पृथ्वीराज चौहान का युद्ध चल रहा होता है, इसी बीच गौरी को एक बाण लगता है आके पृथ्वीराज चौहान की तरफ से, जिसमें से वो घायल हो जाता है। और दोस्तों गलती यहाँ पे उससे ये हो जाती है कि उसके जो कुछ सैनिक होते हैं उसे उठाकर युद्ध मैदान से बाहर लेकर चले जाते हैं, और यही दोस्तों उसकी हार का कारण बन जाता है। और सारी सेना में उसकी भगदड़ मच जाती है और वहीं से उसकी हार हो जाती है। और दोस्तों इस विजय के साथ ही पृथ्वीराज चौहान निश्चिंत होकर बैठ जाते हैं कि अरे अब वो हम पर हमला नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों वहाँ पर अपने राज्य गजनी में दोस्तों गौरी फिर से युद्ध की तैयारी कर रहा होता है, और अगले ही साल यानी 1192 ईस्वी में दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें गौरी बहुत ही आसानी से विजयी हो चुका था दोस्तों। इसके बाद जब उसने जो यहाँ पर अपना साम्राज्य फैला लिया, उसने अगला हमला 1194 ईस्वी में दोस्तों गढ़वाल वंशी शासक जयचंद के अरे मम्मी काय दोस्तों अगर हम बात करें अगले इंपॉर्टेंट युद्ध की, तो वो 1194 का चंदावर का युद्ध दोस्तों। ये किसके किसके बीच में हुआ था, ये हुआ था गढ़वाल वंशी शासक जयचंद और गौरी के बीच में दोस्तों। इस युद्ध के साथ ही मोहम्मद गौरी ने भारत पर अपनी पकड़ पूरी तरीके से जमा ली थी दोस्तों। उसने अपने पैर पूरी तरीके से भारत पर जमा लिए थे, और वहाँ पर शासन करने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार था दोस्तों। जो इसका अगला नेक्स्ट आक्रमण है वो होता है लास्ट आक्रमण, जिसे आप कह सकते हैं इसका अंतिम आक्रमण, वो होता है 1206 ईस्वी में। क्योंकि गोखर लोग जो होते हैं दोस्तों उस पर हमला करने की योजना बना रहे होते हैं, लेकिन गौरी को यह बात पता चल जाती है दोस्तों। इसके साथ ही वह उन पर उनसे पहले ही अधिक शक्ति के साथ हमला कर देता है और उनकी पूरी की पूरी सेना को नष्ट कर देता है। इसके साथ ही दोस्तों वह भारत पर अपनी पकड़ को पूरी तरीके से जमा लेता है। और दोस्तों इसका जो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप बात कर लेते हैं 1193 ईस्वी में क्या हुआ था दोस्तों। इसका सेनापति और गुलाम भी कह सकते हैं जो बख्तियार खिलजी था, जिसका पूरा नाम इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी था, उसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था दोस्तों। आप ये सब मान लीजिए कि उसका जो पुस्तकालय था दोस्तों, ये 3 महीने तक लगातार जलता रहा था दोस्तों। आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा भयावह दृश्य रहा होगा दोस्तों। 3 महीने तक लगातार जो वहाँ का पुस्तकालय था जलता रहा था दोस्तों। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि 1206 ईस्वी में दोस्तों ये क्या करता है, अपना जो भारत का शासन है अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर ये अपने फिर से गजनी प्रदेश वापस लौट जाता है दोस्तों। और यहीं इसी के साथ ही दोस्तों भारत में केंद्रीय सत्ता स्थापित होती है, और हम लोग मध्यकालीन भारत का जो अपना सिलेबस है वो यहीं से हम लोग पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो पूर्व मध्यकालीन भारत था दोस्तों, तो यहीं से हम लोग का पूर्व मध्यकालीन भारत का जो सिलेबस है वो समाप्त होता है।
नेक्स्ट क्लास जो होगी दोस्तों, उसमें हम लोग अब तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे गए हैं, CGL हो, CHSL हो या कोई भी एग्जाम हो, आपको सारे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कराए जाएंगे दोस्तों। एंड अगर अभी तक आपको हमारे पढ़ाने में कोई भी चीज़ अगर आपको कमी लगी हो एंड आपको कोई ऐसी छोटी से छोटी भी चीज़ लगी हो जो हमने ना पढ़ाई हो, तो प्लीज़ आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।